हाँ जी। तो ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। शुरू किया जाए आज की जर्नी। चलो। तो बेटा पहली बात तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक सब कंप्लीट कर लिया है और ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो चुका है। ये अज्यूम करते हुए ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है। अब हम में से कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे चले गए होंगे और कुछ लोग शायद आगे भी बढ़ गए होंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएनएल बना लिया अपने हिसाब से। ठीक है। जो उनको पता है उसके बेसिस से। कुछ लोगों ने वेट कर रहे हैं कि सर आप बताओ फिर हम लोग लिखेंगे। और कुछ लोग अभी तक जितना कंप्लीट होना था उतना भी कंप्लीट नहीं किए। तो जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है उन लोगों को तो सबसे पहली बात कंप्लीट करना होगा बेटा। अगर सीखना है तो अच्छी तरह से कंप्लीट करना होगा। जो वेट कर रहे हैं, चलिए अभी साथ में चलते हैं, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा इंटेंशन क्वेश्चन कंप्लीट करने का नहीं है। मतलब नॉर्मली स्पीकिंग क्या हो जाता है, स्टूडेंट एज में वी आर इन अ रेस। सर मेरे को फर्स्ट आना है, मतलब आपने जैसे ही ऑन मार्क गेट सेट गो भागो, मतलब समझना भाड़ में क्या भागो। बस ये एक मेंटेलिटी हमारी हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली ये होता है ही, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में कुछ इस तरह से बना हुआ है फ्रैंकली। ठीक है। अच्छी बात है और बुरी भी बात है। बुरी भी बात क्यों है, क्योंकि हम लोग अक्सर बहुत सारे चीजें थोड़े पेशेंस के साथ सीख सकते हैं, वो हड़बड़ाहट में ना अवॉइड हो जाता है। तो थोड़ा आराम से भी जाना जरूरी है। तो लेट्स सी कैसा होता है अभी। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन की मदद से अभी सीधा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट टैली यस खत्म ये नहीं करना है मुझे। मुझे यहां पर आपको सिखाना है। आई वॉन्ट टू टीच यू कि वॉट एग्जैक्टली हैपन्स प्रैक्टिकली। ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज पे रखते हैं। ठीक है। आएंगे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, अभी ही आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। सो चलिए सर, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स जैसे ही आप लोगों ने शब्द देखे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट समरी। ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, समरी। ठीक है। समरी किस चीज का, समरी ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात, ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी पूरे साल भर का अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड कहता हूं तो मेरे इस अकाउंटिंग पीरियड का व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये मुझे यहां पे डिटरमिन करना है। और दूसरा मुझे ये डिटरमिन करना है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब सबसे पहले तो ये दोनों का मतलब समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस का मतलब आप जैसे आपका रिजल्ट्स का दिन आता है जिसमें आपने कितना स्कोर किया, ये पता चलता है। और वो स्कोर देख के हमें पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। उसी तरह से एक बिजनेस का स्कोर मतलब प्रॉफिट्स या लॉसेस देख के पता चलता है कि उस बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है। सो परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस डिटर्मिनेशन। ठीक है। ओके। What about position? Now let's try to understand. Not everything is related to profit or loss. ठीक है। Assets, liabilities, capital, अगर ये सब की बात करें, these are long term. एंड अगर इनकी बात करें तो इनका पोजीशन हर वक्त चेंज होता रहता है। थिंक अबाउट कैश। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि इस पूरे साल भर हर दिन मेरे पास सेम अमाउंट कैश मेंटेन था, कि वेरी होता रहता है। बिल्कुल वेरी होगा। लोन, अरे भैया मैंने लोन लेके रखा है, अगर मैं मान के चलो कुछ रीपेमेंट कर देता हूं, मे बी मंथली रीपेमेंट कर रहा हूं एज द केस में भी, मे बी फर्दर और मैं लोन ले रहा हूं, तो कहना है कि लोन अकाउंट का भी बैलेंस वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोजीशन, कि भैया अलग अलग अकाउंट में व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन, आज के डेट में इस अकाउंट में कितना बैलेंस है ना। तो ये पता चलता है हमें एट द एंड। ये हम लोग एक बार चेक करते हैं कि एक दिन कोई तो भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यूजुअली इट इज द ईयर एंड डेट, और वहां पे हम देखते हैं कि यार ऐसे और भी कुछ अकाउंट्स हैं, इनका फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है। तो ये दोनों हम लोग डिटरमाइन करते हैं इन फाइनल अकाउंट्स। ओके चलो। अब हमें दिया क्या रहता है, हमें दिया रहता है क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और उसके अलावा एडजस्टमेंट्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन ट्रायल बैलेंस इज गिवन टू अस व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। इट मींस इट इज अ समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स दैट आर ऑलरेडी अपीयरिंग इन माय लेजर। लेजर में बने हुए है ना, लेजर में बने हुए तभी तो उसका बैलेंस आ रहा है और तभी तो ये ट्रायल बैलेंस में मुझे दिखाई दे रहा है। यानी इनका जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, जो मुझे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी नजर आ रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंस्टीट्यूट आपको बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत घुमाने की कोशिश करेगा। ये कोई साधारण एग्जाम होता ना तो अलग बात होती, लेकिन आईसीएआई का एग्जाम है भाई साहब, ब्रह्मास्त्र से अटैक करेगा। तो हम लोगों को तैयारी भी वैसे रहेगी, वरना गए, है ना। तो हमें तैयारी वैसे रखनी पड़ेगी, ब्रह्मास्त्र लाओ, सुदर्शन चक्र लाओ या त्रिशूल लाओ, भाई हम तैयार है।
इस तरह से हमें तैयारी रखनी होगी। तो यहां बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, छोटी छोटी बातें इग्नोर करने पे आगे चल के बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है ना। तो सुन लेना वहां पे मैं क्या कह रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नजर आया, इसका सीधा सीधा मतलब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसका जर्नल एंट्री और इसका लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट अकाउंट दिखाई दे रहा है, यानी इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग हो चुका है। मुझे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नजर आ रहा है, यानी बैड डेट्स का जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे दिए रहेंगे एडजस्टमेंट्स। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या है सर? एडजस्टमेंट्स को मार्क करना पड़ता और ऐसा ऐसा लिख देना पड़ता। ठीक है, वो क्लरिकल लेवल, हमें एक महान क्लर्क नहीं बनना है, इसलिए सर हम लोग मतलब में आ जाते हैं। व्हाट इज एडजस्टमेंट्स? सर एडजस्टमेंट्स का मतलब बेसिकली होता है एरर्स, है ना। दीज आर ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द ऑडिटर, जो हमें बताता है कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ तो भी गलतियां है, मे बी ओमिशन हो गया, मे बी कुछ तो भी कमीशन मिस्टेक हो गया, इसको आपको रेक्टिफाई करना है ना। तो ये ध्यान में रखना कि एडजस्टमेंट्स में कुछ नजर आ रहा है, मतलब इसका जर्नल एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ है, इसका जर्नल एंट्री मुझे अभी पास करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका ट्रेडिशनल तरीका एक चीज बताया जाता है कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। मस्त सब इसको रट्टा मार लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन जरा इसको समझने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले तो एक गलतफहमी आपकी दूर कर दूं, अकाउंट्स में कभी भी एक इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग जो रट्टा मारते हैं ना कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, लेट मी टेल यू, अकाउंट्स में कोई भी चीज हो, एक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम लोग डबल एंट्री फॉलो करते हैं, हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। सर लेकिन हमको तो ऐसा पता है। अरे भाई बात को समझो आप लोग। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में जो आता है उसका एक इफेक्ट हमें दिखाना पड़ता है, होते दो इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन हमारे आंसर में हम दिखाते सिर्फ एक इफेक्ट है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दिखाए जाते हैं, दोनों इफेक्ट दिखाए जाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाया जाता है। अभी ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो, देखते हैं हम लोग उसको। ठीक है, चलो एनीवेज, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दिखा तो क्या दिमाग में लाओगे आप कि जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग हो चुका है, और एडजस्टमेंट्स दिखा मतलब इसका जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ। गाउटी भाषा में ऐसा है। ठीक है, ओके। चलो भाई, अब इसकी मदद से मुझे क्या बनाना होगा? मुझे बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है पीएनएल अकाउंट, तो तीसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, सो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट होता क्या है सर? सर ये जो हम लोगों ने प्राइमरी बुक और प्रिंसिपल बुक जो मेंटेन करके रखा हुआ है, जहां पे जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग करके रखा हुआ है दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस का, है ना, तो हम इनका समरी बनाते हैं। ये सब चीजों का समरी होता है। ठीक है, जो भी जर्नल लेजर में दुनिया भर के एंट्रीज की उन सबका समरी हम लोग बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा सबको? ठीक है, ओके। सर अब ये समरी कैसे है ना? अब काम का इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना। सर हमारे अकाउंट्स में तीन तरह के अकाउंट बने हुए हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सबको समराइज करते हैं। कैसे समराइज करते हैं देखो। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं विद नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट, है ना। एक या दो या चार होते हैं? कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अभी आपने क्वेश्चन में कितने नॉमिनल अकाउंट्स बनाए? बहुत सारे बनाए, है ना। तो इन नॉमिनल अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो नॉमिनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट होंगे, तो मैंने ऐसे सैंपलिंग बेसिस से कुछ ऐसे अकाउंट बना के रखे हुए हैं। अब अपन ने भी बनाया हुआ है, अपने पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट ऑलरेडी बने हुए, राइट। एक्सपेंसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और इनकम में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम क्रेडिट पे पोस्ट करते हो, एक्सपेंस डेबिट में लिखते हो, राइट। यस, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आप इन एक्सपेंस और इनकम अकाउंट को क्लोज कर देते हो बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। अब फिलहाल मैं आपको लॉजिक समझाने के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल अलग अलग नहीं बता रहा हूं, उसमें आएंगे हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल मैं उसको मर्ज करके एक अकाउंट बना रहा हूं। और ये हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द रीजन? इनफैक्ट ये एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट ही क्यों बनाए भाई हम लोगों ने? ये हमने बनाए हैं टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, हमें प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना है। तो प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कैसे किया जाएगा? देखो भाई, एंड में हम लोग ये बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल और एक एक करके इन सबको यहां पे ट्रांसफर करेंगे। जैसे एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस में डेबिट पड़ा हुआ है, राइट। उस डेबिट को क्लोज करने के लिए मुझे वहां करना होगा क्रेडिट, और डेबिट करूंगा ट्रेडिंग पीएनएल में।
जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, उस एक्सपेंस को मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। गेटिंग मी? क्या किया मैंने, एक्सपेंस को क्रेडिट किया, डेबिट बैलेंस था ना, तो क्रेडिट किया, और ट्रेडिंग पीएनएल में सेकंड इफेक्ट दिखाया, डेबिट किया, एंट्री हुआ ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट डेबिट, एंड दैट रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस दैट वी विल डू विद एवरीथिंग। इन सबका एक जर्नल एंट्री पास होता है, ऐसे लिख नहीं दिया जाता, प्रॉपर जर्नल एंट्री पास होता है। तो देखो भाई, और एक एक्सपेंस अकाउंट है, उसमें भी डेबिट पड़ा हुआ है, उसे भी क्लोज करूंगा, तो वहां पर भी करूंगा क्रेडिट, और डेबिट कहां करूंगा, ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है, ये समझा सबको क्या किया हम लोगों ने? ठीक है, यस। अब इसी तरह से अगर आप इनकम अकाउंट को देखो, तो इनकम अकाउंट में क्रेडिट पड़ा हुआ है, राइट? उस क्रेडिट को भी मुझे क्लोज करना है। क्रेडिट को क्लोज करने के लिए इनकम को करूंगा डेबिट, क्रेडिट है ना, तो डेबिट करूंगा, और उसका सेकंड इफेक्ट कहां दिखाऊंगा, ट्रेडिंग पीएनएल में। तो एक तरफ से मैं क्या कर रहा हूं, उस इनकम को भी ट्रांसफर कर दे रहा हूं ट्रेडिंग पीएनएल में, है ना। और एक इनकम अकाउंट है, वहां पे भी क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो वहां भी करूंगा मैं डेबिट, और उसे भी ले आऊंगा ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ओके। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एक एक करके सारे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट, यानी सारे नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो एक इफेक्ट क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखो जरा, एक एक करके लेजर के ये सारे नॉमिनल अकाउंट आपके क्लोज हो जाएंगे, और ट्रांसफर होके यहां आ जाएंगे, कहां, ट्रेडिंग पीएनएल में। यानी वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स खत्म, और वो सब अब कहां नजर आ रहे हैं, यहां। तो जरा सोच के बताइए, कैन आई से कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट इज समरी ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स दैट वी हैव मेड? ठीक है, जिसमें मुझे क्रेडिट साइड में नजर आ जा रहे सारे इनकम, और डेबिट साइड में नजर आ रहे सारे के सारे एक्सपेंसेस। Hence now I am in a position to compare all income with all expenses. And hence अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट हुआ है ना। तो अगर क्रेडिट बच गया, क्रेडिट बैलेंस, हम कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। और वहीं अगर खर्चे ज्यादा हो गए इनकम से, तो डेबिट बैलेंस बचता है, उसे हम लोग कहते हैं लॉसेस। ठीक है, सो सर ये ट्रेडिंग पीएनएल का बेसिक लॉजिक समझ में आया? व्हाट इज ट्रेडिंग पीएनएल? इट इज समरी ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, एंड व्हाई इट इज मेड। हर एक चीज बनाने का कोई पर्पस तो होता होगा ना, तो ट्रेडिंग पीएनएल क्यों बनाया जाता है? टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दैट वी हैव मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अच्छे से समझा सबको? ओके, तो ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट्स की जर्नी। ठीक है, अब बचा दूसरे अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट को यही मैं कह रहा था कि क्लोज किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ओके। अब बचे हुए दो अकाउंट, पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनलाइक नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता। आप सोच के देखिए, जैसे मेरे पास ये आईपैड है, ईयर एंड हो गया, तो मैं इस आईपैड का विसर्जन नहीं देने वाला। दिस इज स्टिल यूजेबल, राइट? सो आई विल कैरी इट फॉरवर्ड एंड आई विल यूज इट इन द नेक्स्ट ईयर। सिंपल, गेटिंग मी? ऐसे ही आप भी करोगे। मान के चलिए आपने एक 2 व्हीलर खरीदा, एक 4 व्हीलर खरीदा, जैसे ईयर एंड हो गया, चलो भैया संदल बुलाओ, गाड़ी का विसर्जन। ऐसा थोड़ी होता है, यू विल यूज इट, राइट? अब इसी तरह से कोई पर्सन है जिससे मान के चलो आपको 50 लाख रुपए रिसीव करने हैं, 50 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, अब मान लो ईयर एंड हो गया, मान लो मैं ही हूं वो बंदा, मान लो, ऐसा एक्चुअली नहीं है, मान लो मैं ही हूं वो बंदा, मुझसे आपको 50 लाख रुपए रिसीवेबल है। अब जैसे ही ईयर एंड हुआ, मैं बोलूंगा अरे यार तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, जा ईयर एंड हो गया, जा अब नहीं देता मैं पैसे। भूल जाओगे आप पैसे, क्योंकि ईयर एंड हो गया। ऐसा नहीं होता। क्या करोगे आप लोग? आप लोग बोलोगे ना, ठीक है भाई तू इस साल नहीं दे पाया, अगले साल दे देना, लेकिन रिकवर करूंगा मैं। समझ रहे हो बात को? सो अगर कोई पर्सन का अकाउंट है रिसीवेबल या पेबल, और वो अभी भी बैलेंस है, अभी भी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ, तो दीज अकाउंट्स आर कैरीड फॉरवर्ड। इसी तरह से कोई रियल अकाउंट है, ये कोई एसेट का अकाउंट है, तो ये अभी तक अगर खत्म नहीं हुआ, उसका बेनिफिट अभी भी है, देन इन दैट केस वी विल कैरी इट फॉरवर्ड। सो पर्सनल और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं मतलब इस साल से उसे अगले साल ले जाते हैं। अब इसका भी एक प्रोसेस होता है। कैसे होता है भाई? इसका भी एक जर्नल एंट्री पास होता है प्रॉपर, जो आप लोग अभी इस मास्टर क्वेश्चन में करने वाले हो। ठीक है, देखो भाई, जैसे मैंने पर्सनल अकाउंट की अगर बात किया, तो पर्सनल अकाउंट एक या दो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल और पेएबल। और वहीं पे अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं, रियल अकाउंट्स होंगे सारे के सारे असेट्स के अकाउंट। ठीक है, नाउ टिपिकली वी नो दैट अगर पैसे रिसीवेबल है, इट विल ऑलवेज कैरी अ डेबिट, पेएबल है, इट विल कैरी अ क्रेडिट, और असेट्स विल ऑलवेज कैरी डेबिट। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको?
इन बैलेंसेस को मुझे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है? द सेम अकाउंट्स आर टू बी मेड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, इसका एक प्रॉपर जर्नल एंट्री होता है। इस जर्नल एंट्री को ध्यान से देखना, जहां जहां डेबिट पड़ा हुआ है वहां वहां क्रेडिट करूंगा, जहां जहां क्रेडिट पड़ा है वहां वहां डेबिट करूंगा। ठीक है, तो जरा समझो, कहां क्रेडिट पड़ा है बताइए मुझे? पेबल में, उसे डेबिट करूंगा। कहां डेबिट पड़ा है? रिसीवेबल और असेट में, इन्हें क्रेडिट करूंगा। तो देखो ये कैसा होता है, रिसीवेबल को मैं अगले साल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो वहां पे डेबिट पड़ा हुआ है, राइट? उस डेबिट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस साल मैं करूंगा क्रेडिट, और अगले साल मैं उसे करूंगा डेबिट। गेटिंग मी? कैसा कर रहा हूं? तो ये जो होता है, ये प्रोसेस में हम कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड किया। That is the reason the closing balances always appear on the opposite side and opening balances again brought in the same side. ठीक है, तो देखना रिसीवेबल को मैंने कैरी फॉरवर्ड कैसे किया, उस साल मैंने उसे क्रेडिट किया और लिखा कैरीड फॉरवर्ड, अगले साल सेम अकाउंट बना के डेबिट कर दिया, लिख दिया ब्रॉट फॉरवर्ड। सेम थिंग विल हैपन टू ऑल द अकाउंट्स। देखो पेबल है, पेबल में भी क्रेडिट पड़ा हुआ है, इसे भी कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मैं यहां डेबिट करूंगा और कहूंगा कि कैरीड फॉरवर्ड, अगले साल वापस ले आऊंगा क्रेडिट में, लिख दूंगा ब्रॉट फॉरवर्ड। सेम विद असेट्स, असेट्स पे भी डेबिट पड़ा हुआ है, ये डेबिट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वहां क्रेडिट करूंगा, लिख दूंगा कैरीड फॉरवर्ड, और अगले साल वापस ले आऊंगा उसे ऑन द डेबिट साइड, लिखते हुए ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? चलिए अब मुझे बताइए, ये जो रिसीवेबल के अकाउंट है, पेबल के अकाउंट है, असेट्स के अकाउंट है, ये सारे अकाउंट कहां बने हुए हैं? सर मेरे रजिस्टर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको आज के आज भाई इंडिया का प्रेसिडेंट घोषित कर दो, जिसने बोला कि रजिस्टर में लिखा है ना? मतलब पूरी दुनिया का ही प्रेसिडेंट बना दो भाई, भगवान है। हाँ, कहां बना है भाई? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कहां बनते हैं ये? सीरियस लेवल पे बताओ, कहां बनते हैं ये सारे अकाउंट्स? कहां बनते हैं? लेजर में, है ना? तो अगर ये लेजर में बने हुए हैं, तो ये कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड कहां हुआ? लेजर में, है ना? तो ये सब तो लेजर में हो जा रहा है। अब जरा सोच के देखिए, इफ समवन आउटसाइडर वांट्स टू नो द समरी कि भाई कौन से एसेट्स कैरी फॉरवर्ड हुए बताओ जरा, रिसीवेबल कितना है, पेबल कितना है बताओ जरा, तो क्या मैं उनको लेजर दिखाऊंगा? है, जरा सोच के देखो, कोई बंदा आ रहा है, मेरे को बताओ यार क्या डिटेल है, बोला 1 मिनट, एल है, ये पहला लेजर, एल है, ए दूसरा, एल है, ए तीसरा, एल है, ए चौथा, ए 4 लेजर है, ए नु तू स्टडी कर। ठीक है, एक एक पेज पलटा पलटा के ढूंढते रहा कौन से अकाउंट में मैंने कैरी फॉरवर्ड किया सी। ठीक है, ऐसा बोल दो मैं उसको। ऐसा नहीं होता है ना? तो सर इसका भी एक समरी बनाना पड़ेगा ना कहीं कि कौन से अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुए, है ना? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर द अकाउंट्स कैरिंग बैलेंसेस, है ना? तो इन्हीं बैलेंसेस को समराइज करने के लिए हम अलग से बनाते हैं समथिंग कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। ठीक है, सो व्हाट इज बैलेंस शीट? इट इज अ शीट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, अब मेरे पास 2 तरह के बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस। तो ये जो होता है बैलेंस शीट, इसमें नॉर्मली स्पीकिंग प्यार से हम इस तरफ को कहते हैं लाइबिलिटी साइड और इस तरफ को कहते हैं असेट साइड। ये प्यार से बोलते हैं हम लोग, है ना? बट व्हाट इज लाइबिलिटी साइड? लाइबिलिटी साइड इज एक्चुअली द साइड कंटेनिंग लिस्ट of the accounts carrying credit balances that are carried forward to the next accounting period. So what is liability side? It is the list of accounts carrying credit balance which is carried forward to the next accounting period. So what is asset side? It is the side containing list of debit balance accounts which are carried forward to the next accounting period. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम पढ़ते ही नहीं है, टोटली इग्नोर हो जाता है। किताबों में भी कभी कभी हम या तो लिखा नहीं रहता, और अगर लिखा भी रहता है तो हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं, ज्यादा डिटेल में देखते नहीं, क्योंकि हमें एक टेक्निक की आदत हो जाती है कि ये ऐसा ऐसा मार्क करना, ये दिखा कि इधर लिख देना, वो दिखा कि उधर लिख देना, इजी रास्ता, है ना? तो इजी रास्ते से हमें प्यार हो जाता है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट और लॉजिक की धज्जियां उड़ा देते हुए और वही इजी रास्ते के मुताबिक क्लर्क बनने के रास्ते में चल पड़ते हैं। अब क्लर्क बनने की कला के साथ सीए का एग्जाम दोगे तो क्या होगा? अब समझ में आ रहा है कि सीए के रिजल्ट्स ऐसे क्यों आते हैं। ठीक है, आप अगर ढंग से पढ़ के ही नहीं जाओगे तो सीए इंस्टीट्यूट के आपकी आरती करके आपको स्वागत करेगा, आओ बेटा आओ,
अरे भाई वो चेक करेगा कि कितने जनों को कॉन्सेप्चुअली आता है, कितने जन डिजर्विंग है। अगर आप डिजर्विंग है तो ही आगे बढ़ोगे। अगर क्लर्क बनने की पढ़ाई करके सीए बनने आए हो ना, तो इंस्टीट्यूट बोलेगा बेटा पलट, वो समझे ना, मारेगा सीधा एक। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ढंग से पढ़ो। आप सीए बनने जा रहे हो, अकाउंट्स के भगवान बनने जा रहे हो, तो ऐसे करके पढ़ के जाओगे तो अकाउंट्स के भगवान नहीं बनोगे आप लोग। ठीक है? यस। चलो, सब लोगों ने समझ लिया क्या है ये? अब एक काम करो, सब लोग आ जाओ हमारे बुक में, पेज नंबर 7.1 में आ जाओ। ठीक है? पेज नंबर 7.1 में सबसे पहले हम लोगों ने यही लिखा है कि सर ये जो हमारा एंटिटी है, ठीक है, इस एंटिटी के बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होंगे, जिसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम उसे समराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उसे समराइज कर रहे हैं बाय मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स। कब? ईयर एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, 30th ऑफ जून भी हो सकता है, दिवाली का दिन हो सकता है, गुड़ी पड़वा का दिन हो सकता है, होली का दिन हो सकता है, जो दिन चाहो वो हो सकता है। ठीक है? तो ये याद रखना, कुछ भी रख सकते हो आप। यूजुअली इट इज 31 मार्च एंड सेकेंड यूजुअली इट इज 31 दिसंबर। ठीक है? चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब समराइज करते हैं तो ये समराइज करते वक्त ही बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। दिस इज समथिंग जो इंटरनेट में आता है, जो पब्लिश होता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी कोई भी बंदा अगर हमारे बारे में जानना चाहता है तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के स्टडी करेगा। ठीक है? अब देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इंस्टा अकाउंट बना के रखा है आपने? इंस्टाग्राम में अकाउंट है ना? अच्छा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके बारे में कोई जानना चाहता है। एनीवन, होता ही है ना, आप भी कभी किसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके चेक करते हो, है ना, या फेसबुक अकाउंट में चेक करते हो, जो भी है। आज मुझे तो पता भी नहीं आजकल कितने सारे होते हैं। तो ये जो भी है, आप वहां जाके उसके बारे में एक बार चेक करके देखते हो ना, किसी न किसी अकाउंट में जाके। तो भाई यहां पर भी आपको किसी कंपनी के बारे में अगर जानना है तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हो। ठीक है? तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। हा हा हा, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? राइट डाउन विद मी। लिखिए यहां पे, सबसे पहले लिखिए बैलेंस शीट। ठीक है? दूसरा लिखिए इनकम स्टेटमेंट। ठीक है? तीसरा लिखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है? चौथा लिखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है? पांचवा लिखिए नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? दीज आर कॉल्ड एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? अब हम कितना सा पढ़ रहे हैं ये देख लो। हम ये इनकम स्टेटमेंट को एक नॉन रियलिस्टिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा? नॉन रियलिस्टिक फॉर्म में। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के लिए यही पढ़ना है। आप यहां पे पढ़ते हो ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है? एक्चुअली जो बनता है वो है इनकम स्टेटमेंट, और ये ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनता है। एक्चुअली यही होता है। आगे चल के आप कभी ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाओगे। तो हमको पढ़ना क्यों पड़ रहा है सर? सिलेबस में जो है वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अब कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें एक्चुअल में होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होते, और बहुत सारी चीजें एक्चुअल में नहीं होते हैं और हमारे सिलेबस में होते हैं। तो किताबी दुनिया ऐसा ही है, जो है सो है, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो एनीवेज, ट्रेडिंग पीएनएल इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। दूसरा आप पढ़ रहे हो बैलेंस शीट, ये पढ़ रहे हो।
ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ोगे इसको सीए इंटर में। आप में से बहुत सारे जनों ने शायद 12th स्टैंडर्ड में इसे पढ़ा है या पढ़ रहे हो, एज द केस में भी, ठीक है। तो ये आपको अभी नहीं है, सीए फाउंडेशन में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो पढ़ते ही नहीं अपन, इसके बारे में पता भी नहीं रहता, बाद में पता चलता है सीधा, ठीक है। ये कुछ हद तक पढ़ते हो, कुछ हद तक नहीं पढ़ते हो। कहने का मतलब वर्किंग नोट्स बनाते हो, वर्किंग नोट्स, है ना, तो वो वर्किंग नोट्स की जैसा हुआ ये, लेकिन यहां पर कुछ काम की बातें भी लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इज द बिजनेस अ गोइंग कंसर्न और नॉट, ठीक है, द गोइंग कंसर्न टेस्ट, यू नीड टू राइट दैट। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास 5 फॉर्मूलेज हैं, हम लोगों ने कौन सा सिलेक्ट किया, हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बारे में हमें यहां पे लिखना पड़ता है, ठीक है। वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट डिटेल, वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहां पर लिखे जाते हैं। ये बहुत काम का एक स्टेटमेंट होता है, जैसे नजरअंदाज कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब आगे चल के हम भी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ही बनाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि जब ट्रू फॉल्स या थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये पूछा बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब आप ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स जब क्वेश्चन में देखते हो, तो देखिए, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इफ एन अकाउंट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, दिस मींस दैट द जर्नल एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड, लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी मेड, ठीक है, और इसका इफेक्ट होता है एक, ठीक है। लेकिन उसके नीचे मैंने लिख के रखा, एक्चुअली दो इफेक्ट होते हैं, बट ओनली वन इफेक्ट इज शोन। होते दो इफेक्ट है, दिखाया एक ही जाता है, ठीक है। इसी तरह से इफ एन इंफॉर्मेशन अपीयर्स इन एडजस्टमेंट्स, जर्नल एंट्री नॉट पास्ड, ठीक है, या मैं ऐसा लिखने की जगह इसको ऐसा कर देता हूं, जर्नल एंट्री नॉट पास्ड। इसी तरह से लेजर पोस्टिंग नॉट पोस्टेड, है ना। और इस चीज के हमें दो इफेक्ट दिखाने जरूरी होते हैं। एडजस्टमेंट्स आर एरर्स दैट आर टू बी रेक्टिफाइड, ठीक है। आप लोग अभी एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो और इसे नोट डाउन कर लो सब लोग, ठीक है। अब ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी, ठीक है। आपको प्रॉपर पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेने के लिए कहा है मैंने, ओके। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आपका लिखना नहीं हुआ तो फिर बाद में मत बोलना मुझे, प्लीज पॉज करके लिख लो सब लोग, ठीक है। सबके रजिस्टर में कंप्लीट, बुक में कंप्लीट होना चाहिए। नाउ समरी की अगर मैं बात करूं, तो जो मैंने अभी अभी आपको कहा उसको लिखने जा रहे हैं हम लोग। सर, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, इन सबको हमें समरी करना है, समराइज करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बट पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। तो ये कैसे किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज कैसे किया जाता है, बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। तो भाई अभी तक तो मैंने दोनों अकाउंट बनाए थे, लेकिन अब इंडिविजुअल एक एक करके देखते हैं। तो ध्यान से, ये चीज बहुत काम का है आपका, इसको नोट डाउन कर लो। सर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या समराइज होता है, सारे नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू सेल्स, सारे मतलब एक ही होता है, ठीक है, एंड एनीथिंग विच रिप्रेजेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स कम्स ऑन द डेबिट साइड। यानी नॉमिनल अकाउंट्स में मैं फिल्टर कैसे करूंगा कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा। सर, आप एक लिस्ट बना के दे दो, सर हम बचपन से रट्टा मारने में चैंपियन है, रट लेंगे पूरा मगअप, है ना, रट्टू पोपट है हम, सर रट्टा मार के जाएंगे। माफ करो भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, ओके। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपने 50,000 किताब पढ़े, एक एक अल्फाबेट याद है, पेज नंबर सहित सब याद है आपको, लेकिन इंस्टीट्यूट जो पूछेगा ना, वो उन सारे किताबों में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज लॉजिक को समझो, ओके। चलो, तो लॉजिकली मैंने जो लिखा है इस बात पे ध्यान देना। डेबिट साइड में हम लोग कौन सी चीजें ट्रांसफर करते हैं, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इसी को अप्लाई करना है हमारे मास्टर क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट है, जो गुड्स का कॉस्ट है और वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा है, उसे हम यहां पे ले आएंगे, ठीक है। समझते भी थोड़ी देर में। दूसरा, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्या आता है, सर पहली बात तो यहां पे बैलेंस, अदर इनकम एंड गेन, सेल्स छोड़ के बाकी कोई भी इनकम वगैरह रहे तो वो सब यहां जाएंगे। और उसके अलावा सारे अदर एक्सपेंसेस, यानी गुड्स का हिस्टोरिकल कॉस्ट छोड़ के बाकी कोई भी एक्सपेंसेस हो, वो सब कुछ पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो मुझे नॉमिनल अकाउंट्स में एक फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है, नॉमिनल अकाउंट बोले तो एक्सपेंसेस, इनकम। इनकम में अगर सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी कोई भी इनकम है, पीएनएल अकाउंट।
और वहीं पे खर्चों की अगर मैं बात करूं तो खर्चों में अगर इट इज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी कोई भी खर्चा है पीएनएल अकाउंट में। ठीक है ना दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां ये जो मैं आप लोगों को अभी सिखाने जा रहा हूं ये लॉन्ग टर्म वाला चीज है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे आपको एक फॉर्मेट बताने में, जिसको आपको मैं रट्टा मारने बोल दूंगा, आप लोग रट्टा मान लोगे, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर द शॉर्ट रन। क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी, यू विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि लॉन्ग रन में जाके आपको दिक्कत जाएगी। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म वाला बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं बता रहा हूं। तो लेट मी टेल यू, अगर थोड़ा टाइम हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करके थोड़ा दिमाग लगा लें, देन इन दैट केस हम लॉन्ग रन के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर चाहोगे, आप मुझे अगर मैसेज करोगे तो मैं आप लोगों को ये पूरा लॉजिक को कॉम्प्रोमाइज करके सैक्रिफाइस करके सीधा सीधा बता दूंगा, ये ऐसा ऐसा कर लेने का। ठीक है, इन दैट केस आप भी बाकियों की तरह बिना समझे रट्टू पोपट होके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को वैसा तैयार नहीं करना चाहता, इसलिए मैं मेरे बच्चों को थोड़ी तकलीफ दूंगा, सोचने बोलूंगा, लेकिन तैयार करूंगा पूरी तरह से। ठीक है, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं इसी एजम्पशन से कि मेरे बच्चे मेरे से बराबर क्या कहना चाहिए मैच कर रहे हैं, वो भी लॉजिक समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, यही एज्यूम करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप लोग सपोज मैच नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको सीधा सीधा फॉर्मेट बता दो, तो मैं आपको फॉर्मेट वाले वीडियोस भेज दूंगा, वो फॉर्मेट वाले करके जाना, रट्टा मार लेना। ठीक है, मैं रैंचो समझ के चल रहा हूं आप सबको, चतुर नहीं, है ना। चलो ठीक है भाई, बचा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे क्या आएंगे, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए उनका लिस्ट आएगा यहाँ पे। तो वही जो मैंने आपको बताया था वही आपको यहाँ पे लिखना है। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज करके जो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये होता है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कैरिंग क्रेडिट बैलेंसेस एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। और यहां क्या होता है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कैरिंग डेबिट बैलेंसेस एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं और यही प्रोसेस को हम लोग मास्टर क्वेश्चन में अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे पॉज कर लो वीडियो को और उसके बाद इसको लिख लो सब लोग। ऑलराइट, चलो भाई। हाँ जी, तो ये जो मास्टर क्वेश्चन है आपका, ये है पेज नंबर 7.36 में। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके पहले, एक ब्लैंक पेज है, उसके पहले वाला जो पेज है, पेज नंबर 7.35, ये ब्लैंक पेज है ना, पहले यहां पे आ जाओ। ठीक है, मैं एक बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चार्ट आपको बना के दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। जो लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चार्ट बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। अभी लिखिए यहां पे प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट इज बेसिकली the comparison of income and cost, राइट। इनकम और खर्चे के एक्सपेंसेस से मुझे प्रॉफिट का पता चलता है। चलिए अब मैं इनकम में यहां पे दो हिस्से कर रहा हूं। ओके, पहले का नाम मैं दे रहा हूं ऑपरेटिंग। ठीक है, दूसरे का नाम मैं दे रहा हूं नॉन ऑपरेटिंग। ओके, सेम विथ कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, चलो आराम से। अभी सर इसी को गाउटी भाषा में कहा जाता है डायरेक्ट वाले रेवेन्यू, इनडायरेक्ट वाले रेवेन्यू, ये गाउटी भाषा में कहा जाता है। टेक्निकल भाषा में इसका नाम मैंने वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर लेट मी टेल यू कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में यहां जो मैंने लिखा ना, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसी वजह से हमें अलग अलग चीजें रट्टा मारने के लिए कहा जाता है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट की दुनिया में आगे चल के कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला आता है। हाँ, ये ध्यान में रखना।
तो चलिए, फिलहाल मैंने ये जो टेक्निकल नाम बताया वो टेक्निकल नाम याद रखने की कोशिश करना। इनकम में ऑपरेटिंग इनकम भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं, कॉस्ट में भी ऑपरेटिंग भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अभी मुझे थोड़ा वक्त दो, बहुत ईजी है, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग इनकम की बात करता हूं। लेट्स टॉक अबाउट इट। सर ऑपरेटिंग इनकम मतलब मैं बिजनेस ऑपरेट करके जो कमा रहा हूं वो है ऑपरेटिंग इनकम। सिंपल, मैं बिजनेस ऑपरेट करके जो कमा रहा हूं वो है ऑपरेटिंग इनकम। अब एक किराने वाला है, किराने की दुकान खोल के बैठा है, उसका ऑपरेटिंग इनकम क्या है बताइए? इंटरेस्ट कमाना ऑपरेटिंग इनकम है क्या? किराने की दुकान है उसकी, नहीं ना। क्या है उसका इनकम? सर किराने की दुकान से सामान बेच के जो कमा रहा है वो है उसका ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस ऑपरेट क्या कर रहा है? वो किराने का सामान बेच के कमा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे जितने भी दुकान खोल के बैठे हुए लोग हैं उनका ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? सेल्स, है ना। वो क्या कर रहे हैं? उनका काम ये है कि सामान रखना और बेचना, उनका ऑपरेशन इज सेल्स। ओके, अब जरा समझ लो। मान के चलो कोई किराने की दुकान है, उसका काम है गुड्स बेचना, है ना। लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे रखे हुए, फिलहाल मान लो एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए, इस एक्स्ट्रा पैसे को उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। किराने की दुकान में उसका इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, लेकिन पड़े थे यार एक्स्ट्रा पैसे, क्या करने का, इसलिए उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट में उसने इंटरेस्ट कमा लिया, कमाया, लेकिन कैन आई से दिस इज नॉट हिज वर्क। उसका काम तो सामान बेचना है। तो इफ ही इज अर्निंग एनी एक्स्ट्रा इनकम, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझे बात को? सो व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम? एडिशनल रेवेन्यू दैट यू आर मेकिंग, दैट यू आर नॉट ऑपरेटिंग इन। अब यहीं पे जरा सोच के देखिए, कोई बैंक वाला है, बैंक, है ना। तो बैंक का काम क्या है? लोगों को पैसे लोन पे देना और उस पे इंटरेस्ट कमाना, ये उनका काम है। तो बैंक वाले के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। समझे बात को? लेकिन बैंक वाले के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? अरे कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे मान के चलो ये कुछ काम कर नहीं रहा, कोई और कर रहा है, तो इसने क्या कर दिया, उसने उसको रेकमेंड कर दिया उसके पास जा भाई, और उधर फोन कर दिया, ए तेरे पास कस्टमर भेजा है, मेरे को कमीशन दे, एडिशनल कमीशन मिल रहा है। तो दिस इज एन एडिशनल इनकम, सो ये कमीशन हो गया उनके लिए एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। या मान के चलो उनके पास कुछ पुराना फर्नीचर, पुरानी गाड़ी कुछ तो भी पड़ा है, काम का नहीं है, उसको बेच दिया। बेच के प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मान लो प्रॉफिट हुआ, तो दैट इज समथिंग एडिशनल, उनका काम सामान बेचना नहीं है। आप आई होप समझ रहे हो। सर आप बिजनेस करके जो कमा रहे हो दैट इज ऑपरेटिंग इनकम, और उसके अलावा एडिशनली कुछ कमाया, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ रहे हो? जैसे आप लोग फ्यूचर में जाके प्रोफेशनल बन गए, अब प्रोफेशनल बन के आप क्लाइंट्स को एडवाइस दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, और उसके बदले में फीस ले रहे हो, दैट इज योर ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन आप कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्ट हो गए, वहां जाके आपने 1 करोड़ रुपए जीत गए, तो दैट इज नॉट योर ऑपरेशंस, है ना। आप सीए इसलिए नहीं बने कि केबीसी में जाके जीतो समझे बात को? तो आप केबीसी में जाके अगर जीत रहे हो, दैट इज एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इजी है, ध्यान में रहेगा अभी? ओके सर, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या? वही हो गया फिर से। सर बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे मुझे लगते हैं, ये सब के सब हो गए ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। और कुछ एडिशनल लग गया सर, जो मेरे को नहीं लगना चाहिए फिर भी लग गया, तो उसे कहा जाएगा नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर समझा नहीं सर, कैसे होगा? ओके चलो सोच के देखते हैं। दुकान खोल के बैठे, दुकान का किराया देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। दुकान में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि अंधेरे में बैठे रहोगे बिना पंखे के? चाहिए ना, तो उसका पैसा ऑपरेटिंग कॉस्ट। सामान रखना है कि नहीं दुकान में, सामान खरीदा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। लोग चाहिए कि अकेले ही सब हैंडल कर लोगे? लोग भी लगेंगे, लोगों का पैसा देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। कुछ समझ में आ रहा है? सर हम ना फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव्स रखे हुए, गाड़ी रखे हुए, ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस चलाने के लिए जो कोई भी खर्चा लगता है, ये सब हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। सर तो ऐसे तो सब कुछ ही आता होगा, नहीं, जरा सोच के देखो। पेनल्टी लग गया, आपने कोई डिफॉल्ट किया, आपको पेनल्टी लगा। अब बिजनेस चलाने के लिए तो पेनल्टी देना ही अरे बिजनेस चलाओ ना सही से, पेनल्टी क्यों लगता है जब आप कोई डिफॉल्ट करते हो, कुछ गलत करते हो? अब अगर आपने कुछ गलत किया तो उसको भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलोगे क्या आप? नहीं ना। अगर आपके ऊपर किसी तरह का पेनल्टी लगा, दैट इज समथिंग एडिशनल, ये लगना नहीं चाहिए था, फिर भी लग गया, सो दिस इज नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। चलिए
तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना तो समझ गए कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एंड व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग। इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम लोग उस लैंग्वेज को ही बंद करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलना शुरू कर दे, वो गलत है। ठीक है, चलो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में, सॉरी ऑपरेटिंग रेवेन्यू में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट विल बी सेल्स, है ना। और नॉन ऑपरेटिंग में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट, ये सब हो गए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैं दो अलग अलग ऐसे एरो बना दे रहा हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं परचेज, है ना, गुड्स परचेज किया, वो भी मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ रहा है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो अलग से, रेंट, ठीक है, सैलरीज, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे, है ना। सर कुछ इनवर्ड एक्सपेंसेस भी आते हैं, जैसे कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, इसे मैंने यहां लिखा। उसी तरह से कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड, इसे मैंने यहां लिखा। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस, सर ये सारे मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ना, ये है पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब यहां पे एक और नाम आ जाता है वेजेस, ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वेजेस नाम यूज होना चाहिए इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, ठीक है, नॉट इन द केस ऑफ अदर कंसर्न्स। अदर कंसर्न्स में भी आता है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में अब वो क्यों आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा उसके पीछे भी एक रीजन। ठीक है, तो एनीवेज ये जो चीजें हैं जो मैंने इस तरफ लिखे हैं, दीज आर गुड्स का कॉस्ट, ठीक है। और ये सब जो खर्चे हैं ये गुड्स का कॉस्ट नहीं है सर, ये एडिशनल कुछ और खर्चे भी लगते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रेंट गुड्स का नहीं है सर, रेंट तो ऑफिस का है, मेरे दुकान का है ना। सैलरी गुड्स के लिए नहीं है, सैलरी तो लोगों को दे रहा हूं, तो समझ रहे हो मेरी बात को। सो जो गुड्स का कॉस्ट है उसे मैंने अलग किया और बाकी सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को अलग किया। ठीक है, अब देखो यार, रटाने वाले दुनिया में इन खर्चों को भी इनडायरेक्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, मतलब वो एक गाउटी भाषा इसलिए कहा मैंने, एक्चुअल लैंग्वेज में अगर आ जाओ तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके। अब बचा नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आएंगे, जो मैंने अभी अभी आपको कहा, पेनल्टी, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट, पुराने एसेट को बेचा उसमें लॉस हो गया, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। अब सर कैसे समझूंगा कि क्या ट्रेडिंग में आएगा क्या पीएनएल में आएगा, तो वेरी सिंपल, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां बनाया ट्रेडिंग अकाउंट और मैंने यहां बनाया पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ये आएगा, ये आ गया यहां पर, क्या आ गया, सेल्स। ठीक है, दूसरा ये आएगा, क्या आया, परचेस का और कैरेज इनवर्ड का, और इसी तरह के सारे इनवर्ड एक्सपेंसेस का जो भी अमाउंट है वो यहां आएगा। यानी यहां पर क्या आ रहा है, परचेज, कैरेज इनवर्ड, लिस्ट में यहां पे वेजेस का भी नाम आता है, इसके अलावा एनी अदर इनवर्ड एक्सपेंसेस जैसे फ्रेट इनवर्ड या एनीथिंग लाइक दैट, ये सब यहां पे आएंगे। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बचे कुछ सब, एक तो यहां का जो बैलेंस है ये बैलेंस भी यहां आएगा, इसके अलावा ये जो यहां पे एडिशनल इनकम है ये भी यहां पर आएगा। ठीक है, और बचे कुछ सब कुछ, ये जो एक्सपेंसेस है ये पीएनएल में आएंगे, और ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये भी पीएनएल में आएंगे। ठीक है, तो पीएनएल में क्या आ गए, पीएनएल में आ गए अदर इनकम, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या बचे ये आपको पता है, तो देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये चला गया ट्रेडिंग में, ये चला गया ट्रेडिंग में, बचे कुछ सब कुछ पीएनएल में। ठीक है,
अब वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको प्रॉपरली लिख लेना। मैं शुरुआत से एक बार दिखा दे रहा हूं चार्ट, जहां जरूरत पड़े वहां पर वीडियो को पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो सभी लोग, ठीक है। ये मैं आपको समझा सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं है। इंस्टीट्यूट कुछ तो भी ऐसा नाम भी दे सकता है बिल्कुल, जो आप लोगों ने किसी किताब में कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा भी नाम आपके सामने आ सकता है। तो अगर आया देन इन दैट केस आपकी तैयारी होनी चाहिए कि ऑन स्पॉट हम सोच के उसका आंसर लिख पाए, क्योंकि मैक्सिमम जनता नहीं लिख पाएंगी, 80 to 90% जनता उसको छोड़ देंगे, उनको आएगा ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस 10 या 20% लोगों में रहो जो उसको लिख पाओ, ठीक है। ठीक है, चलिए पॉज करके लिख लोगे आप लोग इसे, ओके यस। वापस आते हैं अभी। तो अब हम लोग हमारे लेजर में आएंगे और लेजर में हम लोग एक एक करके इन सारे अकाउंट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग में जाएगा और क्या पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे जो ट्रेडिंग में जाएगा वहां लिख दूंगा टी और जो पीएनएल में जाएगा उसको लिख दूंगा पी, ठीक है। चलिए ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री नॉमिनल अकाउंट माना हुआ है, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को मुझे क्लोज करने का है ना। तो ये नॉमिनल अकाउंट में सर ये गुड्स का ही कॉस्ट है, इसलिए यहां लिख दो टी, गुड्स का कॉस्ट है तो टी, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल तो पर्सनल है, ये रियल है। फिर कैपिटल पर्सनल है, लोन पर्सनल है, छोड़ दो। परचेज नॉमिनल टी, ठीक है। सेल्स नॉमिनल, सेल्स है ना, टी। अगला कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है ना, टी। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड है तो पी, ठीक है। रेंट पी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पी, ये कोई भी गुड्स का कॉस्ट नहीं है। अगला एडवर्टाइजमेंट पी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट तो गुड्स का किया, हेलो मैं गुड्स मतलब खरीदते वक्त की गुड्स की बात कर रहा हूं, बेचते वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बेचने का सब खर्चा पीएनएल, ठीक है। सो देखो भाई मैं यहां अगर अच्छा आता हूं, मैं वापस आपको फिर से एक बात बताऊंगा आपको। बैड डेट्स में लिख दो पी, पीएनएल, इसकी आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें। डिस्काउंट अलाउड पी, डिस्काउंट रिसीव्ड एडिशनल इनकम है, सेल नहीं है, हम डिस्काउंट रिसीव के भरोसे अपना बिजनेस नहीं चलाते, तो ये भी जाएगा पीएनएल। प्रीपेड रेंट पर्सनल है, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल पर्सनल है। बैंक चार्जेस पी, डेप्रिसिएशन पी, इंटरेस्ट ऑन लोन पी, इनमें से कोई भी गुड्स का कॉस्ट नहीं है, ठीक है। गुड्स का कॉस्ट मतलब गुड्स को खरीद के अपने दुकान में ले आने के लिए अगर मुझे कोई भी खर्चा लगा, ये गुड्स का कॉस्ट है। क्या कहा मैंने, गुड्स को खरीद के अपने दुकान में ले आने के लिए मुझे कोई भी खर्चा लगा तो ये गुड्स का कॉस्ट है, ठीक है। बाकी सारे एक्सपेंसेस पीएनएल, ओके। फिर इंटरेस्ट पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाद में आएगा, ठीक है। लिख लिया सबने ये, हाँ जी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, है ना। देखो भाई यहां मैं वापस आ रहा हूं, यहां मैं वापस आ रहा हूं। ये जो यहां हम लोगों ने ये सब खर्चे लिख के रखे हैं ना, इन एक्सपेंसेस को हम एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस या सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस इस नाम से पुकारते हैं। क्या कहा मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो आप लोग आगे चल के, अभी तो नहीं, अभी तो आप लोग ये फॉर्मेट देख रहे हो, लेकिन आगे चल के जब आप और एडवांस लेवल में जाओगे तो आप ये ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह कुछ नहीं बनाओगे, आप बनाओगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब कुछ नहीं बनाओगे, सीधा इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, लेट मी टेल यू। इनकम स्टेटमेंट में आप कुछ इस तरह से बनाते हो, सेल्स जिसमें से पहले माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये गुड्स का कॉस्ट हुआ। जो बचा इसे कहेंगे ग्रॉस मार्जिन, जैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। फिर वहां से माइनस होता है समथिंग लाइक SG&A, दिस इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है, ठीक है। बस हमारी किताबों में अपडेट नहीं हुआ, वो बात है, ठीक है। तो SG&A, SGA का मतलब क्या होता है, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये माइनस करने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर हमने तो नेट प्रॉफिट पढ़ा है, देखो मैं यही आपको कहने जा रहा हूं, जो वास्तविकता में होता है वो काफी कुछ अलग है। हम लोग किताबों में वो अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ रहे, सिलेबस अपडेट होने तक, जब तक सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा हम लोग किताबी दुनिया में ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि मैं पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताऊं कि भाई 2+2 किताब में अगर 7 लिखा है
तो हकीकत में नहीं होता, हकीकत में 2+2 4 होता है, इधर 7 लिखा है, ये है ना। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हम लोग किताबी भाषा में ही जाएंगे मार्क्स पाने के लिए, लेकिन एक्चुअली चीजें अलग होता है, ठीक है। अब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट्स एडजस्ट होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये एडजस्ट होने के बाद जो बचता है इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा पूरा एक स्टेटमेंट आप लोग आगे चल के बनाओगे, ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो, तो भाई ये है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल का किस्सा, ठीक है। तो अभी सीधे सीधे इजी भाषा में अगर मुझे ध्यान में रखना है तो मैं क्या याद रखूं सर? सीधे भाषा में अगर आपको याद रखना है तो इतना याद रखना कि सर अगर कोई इनकम है तो सर अगर ये मेरा मेन इनकम है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, अदर इनकम है तो ये पीएनएल में जाएगा, समझ गए? मेन इनकम ट्रेडिंग में जाएगा, बाकी इनकम पीएनएल में जाएंगे। आपके क्वेश्चंस में 100% क्वेश्चंस में ही मेन इनकम विल बी सेल्स, सो सिर्फ सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, बाकी सब पीएनएल में जाएंगे। अब किसी के मन में आ रहा होगा, जिसने स्पेशली फॉर्मेट रटा है, उसके दिमाग में आ रहा होगा सर क्लोजिंग स्टॉक भी मेन इनकम होता है क्या? क्योंकि उसको भी हम ट्रेडिंग क्रेडिट पे लिखते हैं। रट्टा मारने पे यही कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग क्रेडिट पे लिखते हैं बट नॉट एज इनकम। वो क्यों लिखा जाता है? बाय एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब वो क्या होता है ये पढ़ना है, हमें आएंगे, सबर करो, ठीक है। ओके सर, अब बचे एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में इतना याद रखना कि ये अपना फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है या दुकान है, जो भी है, ये वो दुकान है जहां से हम सामान खरीद के ला रहे हैं और फिर यहां पे सामान बना के हम इसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सामान को कितने में खरीदा और यहां तक ले आने के लिए क्या मुझे कोई और खर्चा लगा, या जो मैं बेच रहा हूं वो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए क्या मुझे कोई और खर्चा लगा? तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए मैं कहता हूं इनवर्ड एक्सपेंसेस। अपने को यहां पर गाउटी भाषा में अक्सर बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलेगा, गाउटी भाषा से एग्जाम निपटाना है निपटा लो, लेकिन निपटाना और समझने में दोनों में फर्क होता है ना। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड का प्लीज याद रखना। आप लोग सीए इंटर में पहुंच के देखोगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड यूज करना टेक्निकली कितना ज्यादा गलत है, ठीक है। इट इज टेक्निकली एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन गाउटी भाषा में अपने को अच्छा लगता है तो वही भाषा के मुताबिक आप आगे बढ़ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटर में दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो अभी से अगर आप लोग टेक्निकल भाषा यूज करना शुरू कर दो, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ठीक है। वैसे अभी चलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलोगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली मैं कैसा कहता हूं, मैं कहता हूं परचेजेस एंड इनवर्ड एक्सपेंसेस। इनवर्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? मेरे पास ले आने के लिए जो भी खर्चे लगे, ये सारे, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग इनवर्ड, क्योंकि यही सारे खर्चे ले जाने के लिए भी लगते हैं। कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है, फ्रेट आउटवर्ड भी हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग टू टेक आउट भी हो सकता है। वो वाले खर्चे नहीं आएंगे यहां पे सिर्फ इनवर्ड वाले आएंगे, ठीक है। तो ले आने के लिए खर्चा लगा तो ये जाएगा ट्रेडिंग में, फिर यहां से आगे चल के जो भी खर्चा लगा वो सारे के सारे चले जाएंगे पीएनएल में। ध्यान में रखोगे अभी, पक्का? तो बेटा आगे चल के मैं यही चाहता हूं कि अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त फिर से अपन गाउटी भाषा में आ जाएंगे कि भैया ये मार्क कर लेने का, इधर लिख देने का, इधर लिख देने का, ऐसा कर लेंगे। लेकिन एक बार जब अपन जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार तो एटलीस्ट लॉजिक समझना बनता है ना, कि बिना लॉजिक समझे ही आगे बढ़ना है ना। तो ये लॉजिक समझ रहे हम लोग, ओके। चलिए, तो इसको पॉज करके, जो अगर लिखना है पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर अभी। तो अब मुझे ट्रेडिंग पीएनएल वाले आइटम्स को क्लोज करने का है, तो कैसे क्लोज करूंगा? देखो एक एक करके। ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री में बैलेंस है सर, है ना। ओके चलो, तो इसको मैं कैसे क्लोज करूंगा? ये बैलेंस को तो मैंने यहां पे ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक है। अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री को मुझे ट्रेडिंग में ले जाना है, तो यहां करूंगा क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में करूंगा डेबिट। कुछ समझ रहा है? तो एंट्री क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओके,
सर ये एंट्री किधर करूं, परचेज बुक पे करूं, कैश बुक पे करूं? ये आएगा जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। अब इसी तरह से परचेज अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट का भी जो फाइनल बैलेंस बच रहा है, देखो वहां पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हुए, तो वो हो जाने के बाद जो फाइनल बैलेंस बच रहा है, इसे भी मुझे ट्रांसफर कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे करूंगा? यहां करूंगा क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में करूंगा डेबिट, ठीक है। अब इसी तरह से एक और है, ये कैरेज इनवर्ड, यहां करूंगा क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में करूंगा डेबिट। चलो लिखते हैं अभी इसका जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आ जाओ भाई जर्नल एंट्री में सब लोग, ठीक है। जर्नल एंट्री में ये यहां तक तो हो गया, अब यहां पे कम पड़ेगा जगह, इसलिए मैं अगले पेज में आ जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना बाद में लिखते हैं, टू ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस क्या था, चेक करना पड़ेगा आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस था 44,000। परचेजेस का बैलेंस कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11,43,000। कैरेज इनवर्ड का बैलेंस कितना आ रहा है, इनवर्ड, हाँ, 10,000। तो ये सब का जो टोटल है ये डेबिट किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट को, 11,97,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये सब का टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और कैरेज इनवर्ड, ये सब मिला के जो हुआ 11,97,000, दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट इज अवेलेबल विद अस फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है। ये टेक्निकल भाषा है, याद रखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कहा, ध्यान देना, वो अलग है। मैंने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। शॉर्ट में कहूंगा कोगैस, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग करनी होगी, आ जाओ अभी पोस्टिंग करने के लिए। तो पोस्टिंग करने के लिए मुझे अभी लेजर में एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना, लेजर में ही एक और अकाउंट बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई लेजर में ही बनाओ। आई होप कि सब लोगों ने ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अकाउंट बना के रखा हुआ है, उसके लिए जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में अभी पोस्ट करेंगे, टू ओपनिंग इन्वेंट्री 44,000, टू परचेजेस 11,43,000, 43 था ना, फिर कैरेज इनवर्ड 10,000। गेटिंग मी? सो भाई ये फॉर्मेट हम लोग जनरली देखते हैं, बट दिस इज एक्चुअली द पोस्टिंग ऑफ अ जर्नल एंट्री, ठीक है। ये हुआ, पॉज करके लिख लोगे आप लोग ये, ओके। आई होप कि अभी हमारे पास टाइम है। चलिए मैं एक और बता देता हूं, ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं एटलीस्ट अपन, है ना। अब ट्रेडिंग कंप्लीट करने के लिए मेरे को एक चीज के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे आऊंगा कि भैया एक चीज को हम लोगों ने ना पेंडिंग रखा हुआ था, वो अब काम में आएगा। देखो भाई क्लोजिंग स्टॉक मिला सर, क्लोजिंग स्टॉक भी गुड्स का ही स्टॉक है सर, कितना है 48,000, इसका भी जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो इसका जर्नल एंट्री अभी के लिए मैं बता देता हूं, इसको डिटेल में अपन देखेंगे बाद में। इसका जर्नल एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसको डिटेल में मैं पूरा बताऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ जर्नल एंट्री बता रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये जर्नल एंट्री होता है। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंबाइन एंट्री पास कर देता हूं, क्योंकि देखो सेल्स अकाउंट को भी मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाना है ना। तो मैं यहां पे कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूं, लिखिए आप लोग मेरे साथ, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स का बैलेंस 21,53,000, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 48,000, टू ट्रेडिंग अकाउंट 22,01,000, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर थिंकिंग दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एन इनकम, तो वैसा प्लीज मत करना, इट इज नॉट एन इनकम, ठीक है। आएंगे हम लोग उसमें भी बाद में। बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड, नरेशन कुछ इस तरह से लिखना,
ठीक है, अब इसकी कर दो पोस्टिंग। तो लेजर में मैं आ रहा हूं, लेजर में जो मेरा सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं मैं टू ट्रेडिंग अकाउंट 21,53,000। ये क्लोज हो जाएगा अभी। हाँ देखो, ये एक एक करके सब क्लोज कर रहे हैं हम लोग, मतलब मैं आपको सिंबॉलिक बेसिस में बाद में ध्यान में रहा इसलिए ऐसा करके चलता हूं। ये क्लोज हो गया अभी, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये ओपनिंग इन्वेंट्री भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ये एक एक करके सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते जा रहे हैं। ये सेल्स के बैलेंस को भी हमने ट्रांसफर कर दिया, ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो पहले से ही क्लोज हो चुका था। कैरेज इनवर्ट को हम लोगों ने अभी क्लोज कर दिया, इसकी पोस्टिंग मैंने नहीं किया, 1 मिनट में पोस्टिंग कर देता हूं, ठीक है। ये लो, ये पोस्टिंग कर दिया हम लोगों ने, तो ये भी क्लोज हो चुका है कैरेज इनवर्ट, ठीक है। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी पोस्ट करना है मुझे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिख देता हूं बाय सेल्स 21,53,000 एंड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री 48,000, ठीक है। सर अब इसी तरह से मुझे बाकी के नॉमिनल अकाउंट्स को भी क्लोज करना है, लेकिन बाकी के नॉमिनल अकाउंट्स को मुझे पीएनएल में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो भाई ये पीएनएल वाला बचे हुए सारे नॉमिनल अकाउंट्स पीएनएल में जाएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ जर्नल एंट्री बता देता हूं, लेकिन आप लोग कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग कॉपी नहीं करोगे, आप लोग इसको सिर्फ देख लोगे, लिखना आपको खुद को है ना। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट नहीं बता रहा हूं, ठीक है। टू कैरेज आउटवर्ड, टू रेंट, to electricity expenses, to advertising expenses, to bad debts, to discount allowed, to bank charges, to depreciation, to interest on loan, to provision for doubtful debts। अब ये provision for doubtful debts वाला पॉइंट हमारा रह गया था, इसलिए मैं उसमें भी आ जाता हूं। provision for doubtful debts जो था वो कुछ इस तरह से था, लास्ट वाला पॉइंट मैं इसको मिटा दूं, ये हो गया हमारा लास्ट वाला पॉइंट। क्या लिखा है? It was decided, second last rather, it was decided to create a provision for doubtful debts at rate 5% of the closing balance of the accounts receivable। अच्छा एक काम करो, इसको अलग से अपन एंट्री कर लेंगे, इसको रहने दो अभी, ठीक है। मुझे लगता है अभी हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, क्लास खत्म करने का टाइम हो गया है, इसलिए इसको मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इसको मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपने को करना है बाकी, ठीक है। आप लोग लेकिन बाकी का जरूर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाकी सब ये सारे अकाउंट्स पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, बस इतना करना है आपको। और उसके अलावा एक बचेगा डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको भी आपको ट्रांसफर कर देना है पीएनएल अकाउंट में। तो इतना आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पहले तो इसे चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब लोग यहां पे आगे भागना मत, क्योंकि यहां पर कुछ कुछ छोटे छोटे किताबों में गलत चीजें लिखे रहते हैं, हो सकता है आप लोगों ने वही कुछ पढ़ा है और आप लोग कुछ गलत कर दो, तो इसलिए रुक जाना, मैं कुछ बताऊंगा उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। चलो तो यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लो। मोस्टली अगले लेक्चर में हम लोग इस पूरे मास्टर क्वेश्चन को खत्म कर चुके होंगे, एंड आई रियली बिलीव कि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित होगा। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो टाइम हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए यहां पे रुक जाते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑलराइट, चलो बेटा, बाय बाय।